वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज़ में आज हम लोग अगले कॉन्टिनेंट की चर्चा करेंगे, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये मैप जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से पहचान लीजिए कि ये दिखता कैसा है। इसका शेप जो है वो कुछ अफ्रीका के जैसा ही है। तो अफ्रीका में हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, अब इसी क्रम में हम लोग साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका को पढ़ने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी महाद्वीप, कोई भी कॉन्टिनेंट किस पार्ट का हिस्सा था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था उसे पैंजिया कहते थे। फिर पैंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो पार्ट नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ा उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो पार्ट साउथ पोल की तरफ रहा उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब गोंडवाना लैंड का ही पार्ट थे। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। कैसे? तो इसको भी समझ लीजिए। अगर साउथ अमेरिका को इस तरीके से आप ध्यान से देखें और फिर अफ्रीका को इस तरीके से आप ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका को इस तरीके से पकड़ के आपस में जोड़ दिया जाए तो ये दोनों फिट हो जाएंगे। साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट और अफ्रीका का ये वाला पार्ट आपस में फिट हो जाएंगे। और अगर कभी कहीं भी दो महाद्वीप या दो प्लेटें इस तरीके से एक दूसरे में फिट हो जाएं तो इसको कहा जाता है जिगसॉ फिट पोजीशन। जिगसॉ फिट पोजीशन का मतलब होता है कि इतिहास में ये दोनों एक ही प्लेट का हिस्सा रहे होंगे। ये तो पहला एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस, साउथ अमेरिका में इस पूर्वी किनारे पर जो चट्टानें, वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, लगभग उसी से मिलती हुई चट्टानें, वनस्पतियां और जीव जंतु अफ्रीका के इस पश्चिमी हिस्से पर भी पाए जाते हैं। तो ये दूसरा एविडेंस हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा रहे होंगे। इसी प्रकार से चट्टानों में समरूपता के अलावा यहाँ पर इन चट्टानों की आयु का क्रम भी लगभग एक जैसा ही है। इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक ही प्लेट का हिस्सा रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो क्लब करने के बाद ये जो एक बड़ी सी प्लेट बनेगी, बस इसी को कहेंगे गोंडवाना लैंड। और इसी से बड़ी सी प्लेट में अगर इस साइड पर ऑस्ट्रेलिया और उसके ऊपर के साइड पर इंडिया को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा गोंडवाना लैंड तैयार हो जाएगा। तो ये साउथ अमेरिका से गोंडवाना लैंड का जो संबंध था उसकी चर्चा हो गई। इसके बाद साउथ अमेरिका से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि साउथ अमेरिका उन चुनिंदा महाद्वीपों में से है जहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो या तो अफ्रीका में और या साउथ अमेरिका में। रीज़न क्या है? भूमध्य रेखा का दक्षिणी अमेरिका को इस तरीके से काटना। तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री इक्वेटर, और ठीक इसी इक्वेटर के नीचे जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो इसलिए ये जो पूरा एरिया हो जाता है ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर इन्हीं दोनों लाइनों को आगे आप बढ़ाएं तो अफ्रीका में भी ये देखिए एक ट्रॉपिकल जोन बन जाता है। हालांकि अफ्रीका में ट्रॉपिकल जोन बहुत बड़ा है क्योंकि ऊपर कैंसर भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। यहाँ से कैंसर तो नहीं लेकिन इक्वेटर गुजरती है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अफ्रीका के इस हिस्से में हैं वही क्लाइमेटिक कंडीशंस साउथ अमेरिका के इस हिस्से में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम भूमध्य रेखा और मकर रेखा की चर्चा करें तो ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई यहाँ पर आपकी मकर रेखा। अगर इन दोनों रेखाओं की चर्चा करें तो भूमध्य रेखी जो वन है वो भी निश्चित तौर पर यहाँ पाए जाएंगे और मकर रेखा के आसपास जो वन हैं वो भी यहाँ पर पाए जाएंगे।
आप लोग आगे पढ़ेंगे कि इन वनों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो भूमध्य रेखा और उसके आसपास पाए जाते हैं उनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है या इक्वेटोरियल ग्रासलैंड्स कहा जाता है। इसी तरीके से वे वन जो ट्रॉपिक्स के आसपास पाए जाते हैं उनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स या टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो अफ्रीका जो है ये साउथ अमेरिका अफ्रीका के बाद एकलौता ऐसा महाद्वीप बन जाता है जहाँ पर ये दोनों ही ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो ऊपर यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे इनको कहा जाएगा सिल्वास और यहाँ पर पाए जाएंगे पम्पास। तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी पॉलिटिकल मैपिंग की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और पॉलिटिकल मैपिंग के क्रम में सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि साउथ अमेरिका के अंदर टोटल 14 कंट्रीज़ हैं और इन 14 कंट्रीज़ की जो कहानी हम लोग शुरू करते हैं वो इक्वेटर के आसपास से ही शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे तो इसको समझने के लिए हम लोग इस मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ से हम लोग इस कहानी को शुरू करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इक्वेटर आ रही है और साउथ अमेरिका के जिस पहले कंट्री पर ये इक्वेटर एंटर करती है उसका नाम है इक्वाडोर। तो दक्षिण अमेरिका के जिस पहले देश को हमें याद रखना है वो है इक्वाडोर और इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है क्विटो। क्विटो प्रोटोकॉल एक एनवायरमेंटल समिट है जो आपने कभी सुनी होगी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो कंट्री इक्वाडोर है इसका नाम इक्वाडोर इसीलिए पड़ा क्योंकि ये दुनिया का पहला देश हो जाता है जहाँ से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। इसके बाद इक्वेटर से जब आगे बढ़ेंगे तो अगला कंट्री आपको मिलता है यहाँ पर कोलंबिया और कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा। कोलंबिया ये कंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड 4-5 घटनाएं कम से कम आपको याद रखनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहली घटना है कि कोलंबिया उन लेटेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया। नेटो फोर्सेस क्या हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर वर्ष 2016 में कोलंबिया के प्रेसिडेंट जुआन मैनुअल सेंटोस इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया और वो पीस प्राइज़ इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि कोलंबिया में पिछले 55 सालों से एक छोटा सिविल वॉर चल रहा था, वो इन्होंने ख़त्म करवा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि एक प्रेसिडेंट अकेले कैसे सिविल वॉर ख़त्म करवा सकता है, तो इसके पीछे थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमको समझनी पड़ेगी। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगभग सभी देशों से ये उम्मीद करते हैं कि वो नेटो फोर्सेस को ज्वाइन कर लें और जो भी देश नेटो फोर्सेस को नहीं ज्वाइन करता तो वो उस देश को भरसक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में बहुत पहले कोलंबिया के सामने भी ये प्रपोजल रखा गया था कि आप नेटो फोर्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। कोलंबिया के मना करने के बाद अमेरिका के इशारे पर ही यहाँ पर सिविल वॉर भड़काया गया था और जब सेंटोस यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं तब ट्रंप के कहने पर सेंटोस नेटो फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर जाते हैं और अगर ये नेटो फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो अमेरिका इनके यहाँ का सिविल वॉर भी ख़त्म करवा देगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया। इसी के चलते पहले यहाँ पर सिविल वॉर ख़त्म होता है और प्राइज़ के तौर पर सेंटोस को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। तो ये कोलंबिया की जो लेटेस्ट पॉलिटिक्स है उसकी एक कहानी आपको याद रखनी चाहिए और ये कहानी सुनने के बाद आपको ये भी एक आइडिया लग जाता होगा कि जितने भी इंटरनेशनल प्राइज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज होते हैं, राजनीति से प्रेरित होते हैं। कोलंबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वर्ष 2017 में एक इंडियन को दिया जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर, आर्ट एंड लिविंग के संस्थापक हैं ये। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, कल्पना चावला का जो विमान था डिस्कवरी और अंतरिक्ष से आते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसी कंट्री में गिरा था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारत में जब नोटबंदी हुई थी वर्ष 2016 में 8 नवंबर को, तो उस नोटबंदी के बाद ये कोलंबिया दूसरा कंट्री था जिन्होंने नोटबंदी करी थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही इन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था क्योंकि वेनेजुएला से आने वाले जो स्मगलर्स हैं और जो स्मगलिंग ड्रग्स हैं उनको ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो ये था कोलंबिया।
कोलंबिया के बाद जो अगला कंट्री आपको याद रखना है वो याद रखना है वेनेजुएला। वेनेजुएला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। वाई? The one and only reason is the oil fields of Venezuela. Venezuela has the maximum oil reserves in the world. अगर आपसे कभी भी एक कंट्री की बात करी जाए कि दुनिया में वो देश कौन सा है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है, तो बिना इफ एंड बट के वो कंट्री है वेनेजुएला। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। और ये वाली जो ऑयल फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ऑयल फील्ड्स हैं। यहाँ पे ये पोर्ट ऑफ स्पेन के पास में ऑयल फील्ड्स हैं और यहाँ पर ये ऑयल फील्ड्स हैं। ये पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंदर होने वाले सबसे बड़े तेल के भंडार माने जाते हैं। और इसकी कैपिटल है कारकस, इसीलिए कारकस को ऑयल कैपिटल भी कहा जाता है। और कारकस को जो ऑयल कैपिटल कहा जाता है तो निश्चित तौर पर पूरे के पूरे वेनेजुएला की जो इकोनॉमी होगी वो तेल पर ही निर्भर करेगी। इसीलिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का ये संस्थापक सदस्य भी है और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और इन तेल के दामों के गिरने की वजह से वेनेजुएला का तेल बहुत सस्ते दामों पर बिक रहा है, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और आज वेनेजुएला की करेंसी सर्वाइविंग मोड पर डाल दी गई है। और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि वेनेजुएला एक डिफ़ॉल्टर कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे कि ग्रीस हो चुका, जैसे कि जिम्बाब्वे हो चुका। हालांकि अगर तेल के दाम बढ़ गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या वेनेजुएला ने अपनी करेंसी को सर्वाइव कराने के लिए कुछ कदम उठा लिए तो इनकी स्थिति सुधर भी सकती है। हालांकि फ़िलहाल वेनेजुएला की स्थिति ये है कि यदि आप एटीएम मशीन में करेंसी निकालने के लिए जाएं तो करेंसी आपको वेट में निकालनी पड़ेगी, यानी कि वजन में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गिन के करेंसी आप नहीं निकाल पाएंगे, इतनी ज़्यादा करेंसी की कीमत इनकी गिर चुकी है। वेनेजुएला से रिलेटेड एक आखिरी पॉइंट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वेनेजुएला के अंदर जो स्मगलिंग के बिज़नेस हैं और जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के बिज़नेस हैं, ये भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, शायद इनकी ऑयल इकोनॉमी की वजह से। और यदि आज आप भारत के तेल और वेनेजुएला की तेल की कीमतों की तुलना करेंगे तो जो पेट्रोल भारत में आपको इस समय लगभग 80 रुपये प्रति लीटर मिल रहा होगा, अगर वेनेजुएला में जाकर के आप उसी पेट्रोल को खरीदेंगे तो लगभग 80 पैसा प्रति लीटर मिल रहा होगा। यानी कि 8 से 10 रुपए के पेट्रोल में वेनेजुएला के अंदर आप अपनी मोटरसाइकिल का पूरा टैंक फुल करवा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब इतना सस्ता तेल यहाँ पर है तो हमारी सरकार क्यों नहीं तेल खरीद लेती? तो उसके पीछे का भी एक कारण है। वो कारण ये है कि सस्ती चीज़ें तो दुनिया में बहुत जगहों पर मिलती हैं, लेकिन क्या किसी उत्पाद का दाम कम होने से आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? जी नहीं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है और हम भारत में रहते हैं। यहाँ से अगर तेल लाया जाएगा तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी, लगभग 8,500 नॉटिकल माइल लंबी पाइपलाइन, या पानी के जहाज़ों में भर भर के ये तेल लाया जाएगा। तो इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यहाँ पे लग जाएंगे कि जिस दाम पर पेट्रोल आपको अभी मिल रहा है इंडिया में, उससे दोगुना दाम हो जाएगा। ये रीज़न है कि बहुत दूर अगर कोई उत्पाद सस्ता है तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उतना तो ट्रांसपोर्टेशन किराया बढ़ा आपका खर्च हो जाएगा। तो ये था वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद अगले 3 कंट्रीज़ यहाँ पर आप लाइन से देख लीजिए, जिनमें यहाँ पर गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना जैसे कंट्री आते हैं। ये जो तीनों कंट्री हैं ये भी साउथ अमेरिका के टूरिज़्म में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गरीब देश हैं, ज़्यादा पैसे वाले देश तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंट्री है फ्रेंच गुआना। इस कंट्री को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और इसलिए ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि यही साउथ अमेरिका में आप देख रहे हैं इक्वेटर गुजर रही है, और इक्वेटर और फ्रेंच गुआना का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। कैसे? जैसा कि आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लीजिएगा कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को, किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी स्पेस रॉकेट को अगर इक्वेटर या इक्वेटोरियल जोन से लॉन्च किया जाए तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर होने की वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने में मुश्किल आएगी।
जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में अनेक विकसित देश हैं जिनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज़ इंडिया से अपने सैटेलाइट्स और सॉफ्टवेयर क्यों लॉन्च करवाते हैं? इसीलिए क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा सा इंडिया से भी गुजरता है, और श्रीहरिकोटा जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ से हम सैटेलाइट्स को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बहुत भारी रॉकेट हमें लॉन्च करना होता है या कोई बहुत भारी सैटेलाइट हमें लॉन्च करना पड़ता है, तब हमें उसके लिए और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह चाहिए होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह यहाँ पर फ्रेंच गुयाना हो जाता है। तो फ्रेंच गुयाना हालांकि फ्रांस की टेरिटरी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंच गुयाना ने अपने यहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स बना रखे हैं और दुनिया भर के सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को ये यहाँ से लॉन्च करवाते हैं, और उसके बदले ये पैसा लेते हैं, किराया अपना लेते हैं, और इनकी इकॉनमी इसी वजह से चलती है। तो जब भी आप कभी पढ़ें जैसे कार्टोसैट जैसा भारी सैटेलाइट अगर कभी छोड़ा गया या और कोई बहुत भारी वजन का रॉकेट छोड़ा गया और आप पढ़ें कि फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से यहाँ पर भेजा गया। और जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाना है वो जगह भी यहाँ से बहुत पास है। तो इन 2-3 रीजंस की वजह से फ्रेंच गुयाना की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आंसर हो जाता है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर ये सारे कंट्रीज़ आपने देख लिए, और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका में। तो अगला कंट्री हमको मिलता है ब्राज़ील, और ये जो ब्राज़ील कंट्री है साउथ अमेरिका के नाम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री जो आपने कभी सुना होगा वो ब्राज़ील ही है। अब ब्राज़ील में आखिर ऐसा क्या है जो ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? तो 2 रीज़न है। पहला रीज़न है ब्राज़ील के अंदर से भूमध्य रेखा का गुजरना। तो ये जो इक्वेटर है ये ब्राज़ील के अंदर से ही पास होती है। और दूसरा रीज़न है यही इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ब्राज़ील में होना। और तीसरा रीज़न है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न का भी ब्राज़ील के अंदर से होकर के गुजरना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्राज़ील को बहुत प्रसिद्ध बना देती हैं। अगर आप ब्राज़ील के इस ईस्टर्न कोस्ट को देखें तो यही वो ईस्टर्न कोस्ट है जो अफ्रीका के साथ जिग्सॉ फिट पोजीशन में हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर ब्राज़ील के अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी तो पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो कंट्री आप देख रहे हैं कोलंबिया, इस कोलंबिया से नदी निकलती है अमेज़न और ब्राज़ील में इस तरीके से होती हुई और यहाँ पे माउथ और अमेज़न में जा कर के गिर जाती है, और ये नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। बड़ी और लंबी नदी में अंतर क्या है? तो लंबी नदी का मतलब है कि उसने किलोमीटर में लंबाई, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो लंबाई। लेकिन बड़ी नदी का मतलब होता है द रिवर हैविंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एक ऐसी नदी जो जल का सर्वाधिक आयतन कवर कर रही हो उसको हम लोग बड़ी नदी की श्रेणी में रखते हैं। तो अमेज़न के बारे में 2 जानकारियाँ याद रखिएगा। अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अमेज़न जो है वो कौन से कंट्री में बहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अमेज़न कौन से कंट्री से निकलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। पूरे दक्षिण अमेरिका में यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये रॉकी पर्वतमाला फैली हुई है, माफ़ कीजिएगा एंडीज़। तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ और नीचे साउथ अमेरिका में इस तरीके से एंडीज़ पर्वतमाला फैली हुई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एंडीज़ पर्वतमाला से ही कोलंबिया कंट्री से ये निकलती है आपकी अमेज़न इस तरीके से, और अमेज़न के ऊपर है ये आपकी भूमध्य रेखा। तो अगर 0 डिग्री इक्वेटर किसी नदी के ऊपर से होकर के गुजरे तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा होती है। और जब नदी में पानी ज़्यादा होगा और नदी की लंबाई भी अच्छी खासी होगी तो निश्चित तौर पर वो नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी बन जाएगी। और बारिश है, जंगल है, पानी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी डेवलप हो जाएंगे, और इन्हीं को कहा जाता है ब्राज़ील के अंदर पाए जाने वाले इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जिनका नाम हो जाता है सेल्वास।
तो सेल्वास कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सेल्वास किस टाइप के फॉरेस्ट हैं? तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, भूमध्य रेखीय वन है ये, और या आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये। तो ये सारे नाम सेल्वास के हो जाते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस क्या है, ये मैं इसकी चर्चा आपसे बाद में करूँगा। तो ये हो गई पूरी की पूरी ब्राज़ील की कहानी। अच्छा, एक पॉइंट और कि जब अमेज़न इतनी बड़ी नदी है तो निश्चित तौर पर इसकी कई सारी धाराएं इस तरीके से टूट भी जाती होंगी, तो अमेज़न की बहुत सारी सहायक नदियां भी हो जाती होंगी। तो अमेज़न जो है ये विश्व में सर्वाधिक ट्रिब्यूटरीज को कैरी करने वाली नदी है। सर्वाधिक जो सहायक नदियां हैं वो अमेज़न के ही पास हैं। कितनी? लगभग 16,000, छोटी बड़ी मिला करके। इसके अलावा ब्राज़ील के बारे में आपको याद रखना चाहिए, ब्राज़ील की कैपिटल जिसका नाम है ब्राज़ीलिया, इनकी पुरानी जो राजधानी थी उसका नाम था रियो द जेनेरियो, लेकिन रियो द जेनेरियो को बदल करके अब इसकी राजधानी हो गई है ब्राज़ीलिया। रियो के बारे में आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, वर्ष 2016 के जो समर ओलंपिक्स थे वो यहीं रियो के अंदर हुए थे, और यहीं रियो के अंदर क्राइस्ट द रिमीडर का जो स्टैचू है वो भी है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि क्राइस्ट द रिमीडर जो स्टैचू है प्रसिद्ध, वो रियो के अंदर कहाँ पर है? तो रियो के अंदर है, याद रखना है। कंट्री ब्राज़ील है। इसके अलावा आप देखेंगे रियो वर्ड आपको ब्राज़ील में कई जगह पर मिलेगा। अगर आप ब्राज़ील के विभिन्न शहरों की चर्चा करें तो यहाँ पे कई सारे शहर ऐसे होंगे जिनके नाम में आपको रियो लगा हुआ मिल जाएगा। तो रियो का मतलब क्या होता है? रियो स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रिवर, और इसीलिए ब्राज़ील को नदियों का देश भी कहते हैं। क्यों? अमेज़न की वजह से। अब तक आप समझ गए होंगे। तो स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे ब्राज़ील को डिस्कवर किया था 1502 में, इस तरीके से, इस रास्ते से आकर के। स्पेन यहाँ पर पड़ेगा लगभग, तो इस तरीके से इसको डिस्कवर किया गया था। तो डिस्कवर जिस शहर को सबसे पहले किया गया था वो शहर रियो द जेनेरियो ही था। यहाँ पर रियो का मतलब होता है रिवर और जेनेरियो का मतलब होता है जनवरी। तो जनवरी के महीने में इस नदी में पानी सर्वाधिक होता था और इसके किनारे लोग माइग्रेट होकर के आकर के रहने लगते थे। इस वजह से इस शहर का नाम रियो द जेनेरियो रख दिया गया, जो आज विश्व के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। तो ये थी ब्राज़ील की लगभग पूरी की पूरी कहानी। ब्राज़ील की पॉलिटिक्स इंडिया की पॉलिटिक्स की जैसी ही है, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के जैसी ही है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारा भ्रष्टाचार है जिसको लेकर के 2016 के ओलंपिक्स भी प्रभावित हो चुके हैं। खैर, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो ब्राज़ील के ठीक ऑपोजिट में जो कंट्री आपको मिलेगा उसका नाम होगा यहाँ पर अर्जेंटीना। और ये देखिए आप अर्जेंटीना को ध्यान से, और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर ये ब्यूनस आयर्स है। विश्व में जिन चुनिंदा देशों की राजधानियाँ आपसे पूछी जाती हैं उनमें अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूनस आयर्स पीसीएस की परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। ये था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद अगर हम लोग आएंगे तो ऊपर यहाँ पे पेरू है जिसकी कैपिटल है लीमा। यहाँ पर मैं कंट्री अभी आपको डिस्कस नहीं कर पाया, पेरू। ये गोल्ड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। और पेरू के जब आप नीचे आते हैं तो ये पतला वाला कंट्री आपको मिलता है चिली, और चिली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। इसकी कैपिटल है यहाँ पर सैंटियागो। तो चिली की भी कैपिटल आपको याद रखनी चाहिए, सैंटियागो। इसके अलावा चिली की लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न के ऊपर यहाँ पर चिली आता है, और चिली के नीचे ये जो आप छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आइलैंड्स हैं ये अपनी कॉपर माइंस के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर तांबे की बहुत सारी खानें पाई जाती हैं, और चिली की सरकार यहाँ से खूब सारा तांबा निकालती है। इसीलिए चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन यहीं चिली में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा जब आप चिली के ऊपर आएंगे लगभग आप 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के आसपास आएंगे तो यहाँ पर चिली में आपको एक डेजर्ट मिलता है
जिसका नाम है आटाकामा। एंड आटाकामा इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। दक्षिण अमेरिका में स्थित एकमात्र मरुस्थल है आटाकामा। इसके अलावा विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ये प्रश्न तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, लेकिन शायद आपने कभी ना सुना हो कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो वो आटाकामा यहाँ चिली में होती है। कितनी? 0.002 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि लगभग ना के बराबर। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगला कंट्री यहाँ पर आता है बोलीविया, और बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया। तो बोलीविया के फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था बोलीवियर, उनके नाम पर इस बोलीविया कंट्री का नाम रखा गया। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। इसी प्रकार से पैराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे के ऑपोजिट कंट्री यहीं साउथ अमेरिका में है, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। नॉर्दर्न अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, अगर इन तीनों को आपस में इस तरीके से मिला दिया जाए तो यहाँ पर साउथ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड हमको मिल जाता है जिसका नाम है पम्पास। दक्षिण अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, वो भी प्रॉपर। कहीं कहीं पर ऐसा है कि 2 पाए जाते हैं लेकिन इम्प्रॉपर हैं। यहाँ पर प्रॉपर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो नॉर्थ में आपने देखा ब्राज़ील में पाए जाते हैं सेल्वास, और साउथ में आपने देखा यहाँ पर इस एरिया में पाए जाते हैं पम्पास। तो ये सारी चीज़ें आपको साउथ अमेरिका से रिलेटेड याद रखनी चाहिए। इसके अलावा साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, द कॉन्टिनेंट ऑफ द बर्ड्स। अब रीज़न आप समझ गए होंगे इसकी डाइवर्सिटी। जब यहाँ से इक्वेटर गुजर रही है, जब यहाँ से कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी हो गई, और साथ ही साथ बोथ साइड ओशन है। तो जितनी भी बर्ड्स हैं उनको माइग्रेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो माइग्रेटिंग एरिया ये बन जाता है, और इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में जब आप और नीचे उतर के आएंगे तो ये वाला पॉइंट देखिए। आपको याद होगा मैपिंग की पूरी सीरीज़ में मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी किसी मानचित्र पे या किसी भी महाद्वीप के किसी सिरे पर आपको कोई नुकीला सा पॉइंट दिखे, जैसे कि ये यहाँ पर नुकीला सा पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट को हमेशा हॉर्न कहा जाता है। इसी क्रम में आप लोग अफ्रीकन हॉर्न को पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो हॉर्न आपको नज़र आ रही है, ये साउथ अमेरिका की हॉर्न हो गई। तो अफ्रीका में जैसे आपने दक्षिणी बिंदु के बारे में पढ़ा कि केप टाउन उसको कहते हैं, तो उसी तरीके से साउथ अमेरिका में ये जो दक्षिणतम बिंदु है इसको केप हॉर्न कहा जाता है। ध्यान रहे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये जो साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है इसको कहते हैं केप हॉर्न। और अगर आप वर्ल्ड के मैप पर जाके देखें इसी केप हॉर्न को, तो आप पाएंगे कि ये केप हॉर्न विश्व का भी दक्षिणतम बिंदु है। और ये प्रश्न एक बार यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पूछा इस प्रकार से जा चुका है कि दुनिया के 4 सिरे आपको दे दिए गए हैं, और फिर चारों सिरों में आपसे पूछा गया है कि इनमें से मोस्ट साउदर्न कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है। तो अगर यहाँ पे आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं तो आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया का साउदर्न पॉइंट देख लीजिए, आप चाहें तो अफ्रीका का साउदर्न पॉइंट देख लीजिए, आप चाहें तो न्यूजीलैंड का साउदर्न पॉइंट देख लीजिए, और आप चाहें तो साउथ अमेरिका का साउदर्न पॉइंट देख लीजिए। तो आप पाते क्या हैं कि दक्षिण अमेरिका का ये जो दक्षिणतम बिंदु है ये विश्व का भी दक्षिणतम बिंदु है, इससे ज़्यादा दक्षिण में कुछ नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि केप हॉर्न इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। या तो आप ऐसे याद रख लें, या आप याद रख लें कि केप हॉर्न इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये विश्व का भी दक्षिणतम बिंदु है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका से पूछा जाने वाला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाता है वो हो जाता है स्टैनलीज या फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि केप हॉर्न समाप्त हो रही है, उसी के थोड़ा सा आगे आपको एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलता है, और इस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड्स। तो अभी मेरे ख्याल में 2 या 3 साल पहले यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि वो 2 देश कौन से हैं जिनके बीच में फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉकलैंड आइलैंड्स पार्ट किसका है। तो ये अर्जेंटीना का पार्ट है।
और इसको लेकर के क्लेम कौन करता है? यूनाइटेड किंगडम करता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए, कि पूरी दुनिया कभी यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थी, कोलोनाइज्ड बाय द यूरोपियंस और मोस्टली बाय द यूनाइटेड किंगडम। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में आज़ादी मिलने लगी देशों को, तो लगभग 150 से ज़्यादा देश आज़ाद हुए। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने एक स्ट्रेटजी के तहत देशों को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन जितना भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पर आइलैंड स्थित थे उन आइलैंड्स को नहीं छोड़ा, ताकि भविष्य में वो वहाँ पर बैठ करके कोई रणनीति बना सकें। तो इसी क्रम में आप देखते हैं कि दुनिया भर के आइलैंड्स पे केवल 3 देशों का ही कब्जा है, ब्रिटेन का, फ्रांस का और अमेरिका का। उसी क्रम में ये जो फॉकलैंड आइलैंड्स है, इसके ऊपर भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का कब्जा है। लेकिन इस पर अपना दावा कौन करता है? तो दावा करता है अर्जेंटीना। तो ये प्रश्न रिपीट हो सकता है या इनके बीच के झगड़े की जड़ रिपीट हो सकती है, याद रखिएगा। फॉकलैंड आइलैंड्स और कैपिटल है इसकी स्टैनलीज। यहीं पर सेंट हेलेंस आइलैंड भी है, जहां पर नेपोलियन को उसके आखिरी दिनों में कैद करके रखा गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब ये लगभग साउथ अमेरिका की पूरी बातें यहाँ पर हो जाती हैं, लेकिन कुछ एक आध फ्रैक्चुअल क्वेश्चंस और हैं। हालांकि ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पॉलिटिकल मैप पे आपको मैं समझा देता हूँ। साउथ अमेरिका के अंदर कुल 14 देश हैं और देशों की संख्या के लिहाज से ये विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप देशों की संख्या के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से बड़े की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं उनकी लोकेशन आप लोगों ने सबने देखी ली होगी। 3 यहाँ पर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 देश यहाँ पर स्थित हैं। डिस्प्यूटेड क्या है? डिस्प्यूटेड यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड्स है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपने देख लिया, केप हॉर्न है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपने देख लिया, यहाँ पर कोलंबिया है। और वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले इक्वेटर एंटर करती है? तो वो इक्वाडोर है। इसके बाद ये जो चिली कंट्री है, इसी चिली कंट्री से जब आप आगे पानी में आएंगे तो यहाँ पर एक ईस्टर आइलैंड है, और इस ईस्टर आइलैंड को मिस्टीरियस आइलैंड कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जांच कर लीजिएगा कि ईस्टर आइलैंड्स पे ऐसे कौन से रहस्य हैं जिसकी वजह से ईस्टर आइलैंड को मिस्टीरियस आइलैंड कहा जाता है। इसके अलावा पक्षियों का महाद्वीप है, 2 घास के मैदानों वाला महाद्वीप है, ब्राज़ील जैसे देशों का महाद्वीप है, यानी कि ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, विश्व में सबसे ज़्यादा वन है ब्राज़ील के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप इस वाली बेल्ट की तरफ आएंगे, एंडीज़ वाली बेल्ट पे, तो यहीं पर आपको वॉल्केनिक बेल्ट भी मिल जाती है, क्योंकि ये जो एरिया है ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो इस वॉल्केनिक बेल्ट के अंदर आपको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची झील, डायमंड रिंग वॉल्केनो, ये सब भी मिल जाएंगे।